जय हिंद दोस्तों। हम लोग अपने कारपोरेट अकाउंटिंग के सेशन को बढ़ाते हुए आज यहाँ पर देखने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज के चैप्टर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट में 12 शेड्यूल किस किस नाम से जाने जाते हैं और उनका कंप्लीट एनालिसिस करते हुए समझेंगे कि आखिर हर एक शेड्यूल के अंदर कौन सी वैल्यूज लिखी जाती हैं। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होता है बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर कारपोरेट अकाउंटिंग आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी सेमेस्टर या किसी भी ईयर में पढ़ रहे हो। अगर आप अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम आपसे जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक क्वेश्चन बैंकिंग कंपनी का होता है और उस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा जाता है कि इमेजिनरी डाटा से एक बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट दीजिए। मतलब अगर आपको बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता है तो फिर वो 15 नंबर आपके एकदम पक्के हो जाते हैं। जैसे अभी कानपुर यूनिवर्सिटी लखनऊ कानपुर यूनिवर्सिटी में जो बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का पेपर हुआ है उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया बैंकिंग कंपनी के एसेट साइड में जो शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस का होता है उसमें क्या क्या लिखा जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, कोई एक शेड्यूल पूछा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन और पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूछ लिया जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन। तो अपने इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बैलेंस शीट बैंकिंग कंपनी की और उसका एनालिसिस करते हुए। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। हम लोग वो 12 शेड्यूल जानना जो कि एक बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट में होते हैं। तो जब बात करी जाती है बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट की तो उसका फॉर्मेट ये होता है, रिवाइज्ड फॉर्मेट है, थर्ड शेड्यूल है, सेक्शन 29 में क्रिएट किया जाता है। फॉर्म ए है फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट का मतलब है ये बैंकिंग कंपनी में बैलेंस शीट का एक फॉर्म ही होता है जिसमें ऑलरेडी चीजें लिखी हुई होती है, उसमें केवल वैल्यूज पुट करनी होती हैं। तो जो वैल्यूज पुट करेंगे उनका जो विश्लेषण है वो कहीं और देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर ये बैलेंस शीट एज ऑन और हमेशा बैंकिंग कंपनी के अकाउंटिंग जो है वो 31 मार्च को ही एंड होती है। यहाँ पर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लिखा जाता है, यहाँ शेड्यूल नंबर, यहाँ करंट ईयर अमाउंट, यहाँ प्रीवियस ईयर अमाउंट, क्योंकि बैंकिंग कंपनी और बीमा कंपनी अपनी बैलेंस शीट और अकाउंट्स हमेशा कंपैरेटिवली तैयार करती हैं। तो यहाँ पर इस साइड में जब हम लोग बात करेंगे तो कैपिटल के अंतर्गत सबसे पहले लिखा जाता है शेयर कैपिटल। शेड्यूल नंबर 1 है और यहाँ पर डैश अमाउंट होगा तो लिखेंगे, आगे अभी नहीं है। और मैं केवल यहां पर यही नहीं आपको बताऊंगा, इनका विश्लेषण भी करूंगा साथ ही साथ। दूसरे नंबर पर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 2 अमाउंट यहां पर। तीसरे नंबर पर बैंकिंग कंपनी की कंडीशन में आता है डिपॉजिट्स, शेड्यूल नंबर 3 और अमाउंट यहां पर। चौथे नंबर पर आता है बारोइंग्स, शेड्यूल नंबर 4 अमाउंट यहां पर। और पांचवें नंबर पर आता है प्रोविजन एंड करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, शेड्यूल नंबर 5। टोटल ये हो जाता है और यहां पर टोटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का बराबर हो जाता है। अब हेडिंग पड़ती है एसेट्स। एसेट साइड में क्या क्या लिखा जाता है? सबसे पहले कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। शेड्यूल नंबर कितना होता है? शेड्यूल नंबर 6 होता है। अमाउंट यहां पर लिखा जाता है। इनका कैलकुलेशन फेयर अलग कहीं कर चुके होते हैं आप, केवल वैल्यू उठा के यहां रखनी होती है। फिर मनी विद बैंक्स कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, शेड्यूल नंबर 7 यहां पर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 8 और अमाउंट यहां पर। फिर एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 9 अमाउंट यहां पर। फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, शेड्यूल नंबर 10 11 अमाउंट यहां पर।
उसके बाद करंट असेट्स शेड्यूल नंबर 11 और अमाउंट यहां पर, इतना करके हमारा टोटल यहां पर बी जो होगा एसेट साइड का वो भी आ जाएगा और ये दोनों टोटल बराबर मैच कर जाएंगे। क्या सर आपने कहा था 12 शेड्यूल होते हैं, 12 नंबर शेड्यूल में क्या लिखा जाता है, कंटेंजेंसी या कंटेंजेंट लायबिलिटी, शेड्यूल नंबर 12, और यहां पर केवल उनकी वैल्यू लिख दी जाती है। इसका इफेक्ट यहां लायबिलिटी या एसेट्स के टोटल पर नहीं होता, आपके बैलेंस शीट पर नहीं होता। यहां इसलिए लिख दी जाती है ताकि ये पता रहे कि ये लायबिलिटी कब से कैरी करते हुए हम आ रहे हैं। कंटेंजेंट लायबिलिटी वो होती हैं जो वर्तमान समय में लायबिलिटी नहीं है लेकिन नियर फ्यूचर कभी ये लायबिलिटी बन सकती है। जैसे किसी बैंक के ऊपर किसी पेमेंट के संदर्भ में, किसी लोन के संदर्भ में कोई क्लेम हो गया, अभी बैंक के लिए वो लायबिलिटी नहीं है क्योंकि मामला मुकदमा चल रहा है न्यायालय में। मान लो न्यायालय ने कभी बैंक के अगेंस्ट निर्णय दे दिया तो फिर बैंक के लिए वो लायबिलिटी बन जाएगी, तो फिर उसी को कहेंगे कंटेंजेंट लायबिलिटी। कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं इन सब में, उनको हम सब सीखेंगे आज इसी वीडियो में। तो बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये होता है जहां पर 5 शेड्यूल होते हैं बैंकिंग कंपनी के लायबिलिटी साइड में, जिसको कैपिटल के नाम से जानते हैं। 6 शेड्यूल होते हैं एसेट साइड में जो एसेट साइड को प्रभावित करते हैं, और एक शेड्यूल कंटेंजेंट लायबिलिटी का होता है। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर बात करेंगे, शेड्यूल नंबर 1 जो होता है शेयर कैपिटल से रिलेटेड। तो शेयर कैपिटल की कंडीशन में सबसे पहले नेशनलाइज्ड बैंक, अगर कोई नेशनलाइज्ड बैंक है उसकी 100% कैपिटल ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो वो कुछ नहीं लिखती अपने कैपिटल क्लॉज में, बैलेंस शीट में सिर्फ लिखती है फुल्ली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बस। अच्छा, अगर कोई बैंक इनकॉर्पोरेटेड आउट ऑफ इंडिया है, मतलब बैंक बाहर, भारत के बाहर उसका निर्माण हुआ है, भारत के अंदर वो नहीं है, इनकॉर्पोरेट आउट ऑफ इंडिया मतलब भारत के बाहर उसका निगमीकरण हुआ है, वो कौन सी बैंक होती है, जो फॉरेन बैंक होती है। जो फॉरेन बैंक कौन सी है, जो भारत में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, वो सब फॉरेन बैंक हैं। अब फॉरेन बैंक अगर इंडिया में बिजनेस करने आती है तो उसको क्या करना होता है, उसको 2 वैल्यूज करनी होती हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 11 क्लॉज 2 के अंतर्गत स्टार्टअप कैपिटल जो कुछ भी आरबीआई ने निर्धारित करी है उसके लिए, वो उसको लिखना होता है अपने कैपिटल में। दूसरी वैल्यू कौन सी लिखनी होती है, अमाउंट डिपॉजिटेड विद आरबीआई एज ए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के तौर पर आरबीआई के पास उसने जो कुछ भी अपनी कैपिटल डिपॉजिट करी है वो उसको लिखनी होती है। अच्छा, अब भारत में इनकॉर्पोरेटेड बट नॉट नेशनलाइज्ड, जो भारत में कारपोरेशन उनका भारत में हुआ है लेकिन उनका नेशनलाइजेशन भारत में, वो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, मतलब प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंक अपने यहाँ कैसे लिखती हैं, यहाँ पर तो जो प्राइवेट बैंक होंगी वो क्या लिखेंगी, उनको क्या लिखना होगा अपने यहाँ। तो देखो, शेड्यूल नंबर 1 शेयर कैपिटल में जो नेशनलाइज्ड नहीं है, जो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, वो क्या लिखेंगी, इस बात पे ध्यान देना है। वो क्या लिखेंगी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, उसके बाद में इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, उसके बाद में कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। इनका अमाउंट नहीं लिखा जाता, इनका अमाउंट नहीं लिखा जाता, यहां पर इनका अमाउंट नहीं लिखा जाता। यहां पर कैपिटल में अमाउंट कौन सा लिखा जाएगा, ये वाला अमाउंट, इसके साथ में माइनस करते हैं अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल्स माइनस कर देंगे और ऐड कर देते हैं इसके साथ में शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस। जो ये वाली वैल्यू होती है,
ये यहां पर शेयर कैपिटल में लिखती हैं वो बैंक जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। फिर से सुन लीजिए, नेशनलाइज्ड बैंक ये नहीं लिखती हैं, वो लिखती हैं फुल्ली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फॉरेन बैंक हैं वो दो वैल्यू लिखती हैं, एक स्टार्टअप कैपिटल जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 11 सब क्लास 2 में है वो लिखती हैं, और सिक्योरिटी मनी के तौर पर आरबीआई के पास जो कुछ डिपॉजिट किया है वो लिखती हैं। बाकी जितनी बैंक बचती हैं वो अपनी कैपिटल को इस तरीके से प्रेस्क्राइब्ड करती हैं। बात क्लियर हो गई? जी सर क्लियर हो गई। शेड्यूल नंबर 2 कौन सा? रिजर्व एंड सरप्लस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो एग्जाम देने के बाद समझेंगे। बने रहिएगा अगले लगभग हमारे साथ में 35 मिनट, और इस 35 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि पूरी बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हुए समझ लें। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो 5 रिजर्व लिखती है बैंकिंग कंपनी। सबसे नंबर 1 पर स्टैट्यूटरी रिजर्व, नंबर 2 पर जर्नल रिजर्व, नंबर 3 पर सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर 4 पर कैपिटल रिजर्व, और नंबर 5 पर प्रीवियस ईयर बैलेंस। और एक और वैल्यू बढ़ा लीजिए आप, बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। ये 6 वैल्यूज लिखती हैं बैंकिंग कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस में। स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या है? प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को सेक्शन 17 में एट द रेट 25% ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, भारत में कार्य करने वाली प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को सेक्शन 17 में 25% करंट ईयर के प्रॉफिट का स्टैट्यूटरी रिजर्व करना अनिवार्य है। तो वो कहां रखेंगी? रिजर्व एंड सरप्लस में रखेंगी। जर्नल रिजर्व वो सभी के सभी रिजर्व जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं बनाए गए, वो सब जर्नल रिजर्व कहलाते हैं। तो अगर कोई जर्नल रिजर्व है तो वो यहां पे लिखा जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी बैंकिंग कंपनी ने अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू किया हुआ है, तो शेयर की वैल्यू को तो शेयर कैपिटल में लिख देंगे, प्रीमियम की वैल्यू कहां लिखें? प्रीमियम की वैल्यू प्रॉफिट है, इस वजह से उसको यही लिखेंगे। उसके बाद में कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल नेचर एसेट्स के ट्रांजैक्शन पर या रिवैल्यूएशन पर होने वाला प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, और उसका बैलेंस जिस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसको कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। कैपिटल रिजर्व का यूज केवल और केवल कैपिटल नेचर लॉसेस को पूरा करने के लिए ही किया जा सकता है। इस प्रॉफिट से डिविडेंड्स कभी भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। हां, अगर कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाए और उसको डिविडेंड्स बांटना अनिवार्य हो तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी कैपिटल रिजर्व से भी डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर सकती है। ओके, तो ये कैपिटल रिजर्व, मान लो जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कहां लिखेंगे? सब यहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, जो प्रीवियस ईयर पिछले साल में प्रॉफिट का बैलेंस है उसको यहीं कैरी किया जाएगा, इसी सेक्शन में, इसी रिजर्व एंड सरप्लस के शेड्यूल में। और बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, करंट ईयर में भी हम एक पीएल अकाउंट बनाएंगे, उस पीएल अकाउंट से प्रॉफिट निकले या लॉस वो यहीं पर आएगा, प्रॉफिट निकले या लॉस दोनों यहीं पर आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। शेड्यूल नंबर हमारा आ जाएगा 3, और शेड्यूल नंबर 3 में है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स कौन से? सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, करंट बैंक करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ओके, टर्म डिपॉजिट्स,
ये सब के सब जितने भी डिपॉजिट्स बैंक एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, जितने भी डिपॉजिट्स बैंक एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, वो सब के सब डिपॉजिट्स कहां लिखे जाते हैं? इसी डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3 में लिखे जाते हैं। इसी डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3 में लिखे जाते हैं। किसी भी अकाउंट में बैंकिंग कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हो, फिर चाहे वो पब्लिक से कर रही हो और चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर रही हो, किसी से भी कर रही हो, वो सब के सब डिपॉजिट्स यहीं लिखे जाते हैं। तो 3 शेड्यूल हमारे हो चुके हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स। अब हम लोग फिर और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले शेड्यूल्स। शेड्यूल नंबर 4, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में बैंकिंग कंपनीज क्या लिखती हैं? ये बोरोइंग्स कहां से करती हैं? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से बोरोड करती हैं, अन्य बैंकों से बोरोड करती हैं। तो ये आउट ऑफ इंडिया और इन इंडिया दोनों ही सिचुएशन में ये बोरोड करती हैं। तो कहीं से भी कोई भी बैंकिंग कंपनी कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई भी लोन या बोरोइंग्स कुछ भी करिए उसने, तो शेड्यूल नंबर 4 में बोरोइंग्स के अंतर्गत लिखा जाता है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत कम मिलती है, बहुत ही कम। अब हम बात करेंगे शेड्यूल नंबर 5, जिसमें है हमारा प्रोविजंस एंड करंट लायबिलिटी। शेड्यूल नंबर 5, करंट लायबिलिटी। इसमें क्या क्या आता है? इसमें अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट जिसको रिबेट के नाम से जाना जाता है। कौन सा रिबेट? रिबेट क्लोजिंग बैलेंस। जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग 2 बैलेंस दिए होते हैं ना रिबेट के कभी कभी क्वेश्चन में, तो यहां पर कौन सा आएगा? जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा, वो यहां पर आएगा। ओके। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पर आएगा। इसके अलावा और यहां पर क्या आ सकता है? अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड अनअर्न्ड इनकम, ऐसा ब्याज जो बैंकिंग कंपनी ने अभी कमाया नहीं है बट मिल चुका है उसको, अभी कमाया नहीं है बट मिल चुका है, वो अनअर्न्ड इनकम यहीं पर आएगा। ओके। तो ये वो वैल्यूज हैं, ये वो वैल्यूज हैं जो यहां पर लिखी जाती हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज। डिविडेंड्स अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है डिविडेंड्स प्रोविजन, तो वो यहां पर लिखा जाएगा। ओके। तो ये वो वैल्यूज हैं जो लिखी जाती हैं कहां पर? शेड्यूल नंबर 5 करंट लायबिलिटी के अंतर्गत लिखी जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं शेड्यूल नंबर 6, जहां पर है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। यहां पर क्या क्या आता है? अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कैश इन हैंड दिया हो, यही आएगा। कैश इन एट बैंक होता नहीं है बैंक में, वो खुद बैंक है तो बैंक में क्या डिपॉजिट करेगी। कैश इन हैंड दिया हो तो यही आएगा। बैलेंस विद आरबीआई दिया गया हो, यही आएगा। सिक्योरिटी मनी डिपॉजिटेड विद आरबीआई, यही आएगा। सीआरआर का बैलेंस आपको दिया गया हो तो यही आएगा। एसएलआर का बैलेंस दिया गया हो तो यही आएगा। तो ये वो वैल्यूज हैं जो शेड्यूल नंबर 6 में लिखी जाती हैं। क्वेश्चन करते समय मुख्य रूप से आपको ये 2 वैल्यू ही यहां पर मिलेंगी। अगला शेड्यूल जब बात करेंगे, शेड्यूल नंबर 7, मनी विद बैंक्स कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ये क्या करती है? देखो बैंकिंग कंपनी क्या करती है, जैसे आपके पास में पीएनबी का एटीएम है, आप स्टेट बैंक में गए, लगाया, निकाल लिया है पैसे, तो ये आपने डिपॉजिट तो पीएनबी में किया था, फिर स्टेट से कैसे विड्रॉल कर लिया? वो अपना उनका इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, इंटर कंपनी एडजस्टमेंट है। इंटर कंपनी एडजस्टमेंट में क्या होता है कि अब यहां पर क्या हुआ, स्टेट बैंक का पैसा कुछ पीएनबी के पास आ गया। अब मान लो स्टेट बैंक का कस्टमर पीएनबी से निकाल ले गया, तो यहां पर क्या हुआ, पीएनबी का कुछ पैसा स्टेट बैंक के पास पहुंच गया।
तो इस तरीके से जो भी मनी बैंकों के पास में डिपॉजिट कर रखी है, अन्य बैंकों के पास चली गई है इस बैंक की जिसकी बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, तो इसको क्या किया जाएगा, ये मनी कैसी है, कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, जब भी ये चाहें इसकी डिमांड करेंगे इनको ये मिल जाएगी। तो इस तरीके की कोई भी वैल्यू क्वेश्चन करते समय मुख्य रूप से यही सीधे लिख के आता है, तो इसको यहीं पर लिख लिया जाएगा शेड्यूल नंबर 7 के अंतर्गत। अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 8, जहां पर होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहां कहां इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शेयर्स में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ इंडिया। कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट का नेचर तो पता ही चल जाता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा शेड्यूल नंबर 8 के अंतर्गत उसको लिखा जाएगा। ओके, तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और जो 9, 10, 11 और 12 नंबर का शेड्यूल है इसकी बात करते हैं। शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी जब भी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बैंकिंग कंपनी की बैलेंस शीट से रिलेटेड, तो एडवांसेस का क्वेश्चन आ जाता है। एडवांसेस में क्या लिखा जाता है, देखो, बिल्स परचेज्ड या फिर डिस्काउंटेड, यहां आता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कई बार हमसे पूछा कि सर डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड शेड्यूल नंबर 13 के इंटरेस्ट अर्न्ड में जाता है, डिस्काउंट बिल्स डिस्काउंटेड शेड्यूल नंबर 9 के एडवांसेस में चला जाता है। अरे ये वो वैल्यू है जो लोन के तौर पे बांटी है, इस वजह से ये एसेट्स है, तो यहां आएगी। और जो डिस्काउंट बैंकिंग कंपनी ने लिया है वो उसका रेवेन्यू है, इस वजह से 13 नंबर के शेड्यूल इंटरेस्ट अर्न में चला जाता है। तो जब बिल्स परचेज्ड या डिस्काउंट होगा तो शेड्यूल नंबर 9 का पार्ट बनेगा, जबकि डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड होगा तो शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न का पार्ट बनेगा। ओके, आगे कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट यहीं पर आएगी। कैश क्रेडिट जो होती है वो यही इसी शेड्यूल नंबर 9 में आती है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट जो है वो शेड्यूल नंबर 9 के एडवांसेस में ही आता है। शेड्यूल नंबर 9 के एडवांसेस में ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ये सब के सब वो वैल्यूज हैं जो लोन के तौर पर बांटी गई हैं। लोन्स जो ऋण दिया है बैंकिंग कंपनीज ने वो सब कहां आता है, शेड्यूल नंबर 9 का पार्ट होता है, यहीं पर शेड्यूल नंबर 9 में लिखा जाता है। ओके, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं शेड्यूल नंबर 10, जिसमें है हमारा फिक्स्ड असेट्स। शेड्यूल नंबर फिक्स्ड असेट्स में आता है बिल्डिंग, फर्नीचर और अदर फिक्स्ड नेचर असेट्स, ये सब यहीं पर आती हैं। बिल्डिंग और फर्नीचर दो ही तरीके की फिक्स्ड एसेट्स मुख्य रूप से बैंकिंग कंपनी के पास होती हैं। अदरवाइज कोई भी एसेट्स ऐसी दिख जाए आपको जिसका नेचर फिक्स्ड हो, उसको यहीं पर शेड्यूल नंबर 10 में लिखा जाता है। फिक्स्ड नेचर एसेट्स क्या होती हैं, जिनमें वन टाइम इन्वेस्ट किया जाता है और लॉन्ग टाइम यूज किया जाता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टाइम यूज, वो सब की सब एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स। फिर कोई भी एसेट्स, बात क्लियर है? ओके, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं शेड्यूल नंबर 11 की। शेड्यूल नंबर 11, जहां पर हमको देखना है करंट असेट्स। यहां पर आता है इंटरेस्ट एक्रूड। यहां पर इंटरेस्ट एक्रूड के साथ में एक वैल्यू होती है आपकी
जिसको कहते हैं एडवांस टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये यहीं पर आता है। और शेड्यूल नंबर 11 में इंटरेस्ट एक्रूड इन एडवांस टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये सब की सब वैल्यू कहां पर आएंगी? करंट असेट्स। एक वैल्यू बहुत ज्यादा याद रखिएगा, स्टेशनरी, स्टेशनरी देखने से ऐसा लगता है जैसे ये खर्चा हो, प्रोविजन के शेड्यूल नंबर 16 में जाए, लेकिन नहीं। स्टेशनरी क्वेश्चन के अंदर लिखी हो तो वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होता है, शेड्यूल नंबर 11 में आता है, याद रखिएगा। तो ये वो वैल्यूज हैं जो शेड्यूल नंबर 11 में आती हैं। लास्ट शेड्यूल जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, और क्वेश्चन हमारा लगभग आज का ये खत्म होने वाला है, जहां पर हम बात करते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी की। यहां पर क्या है? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स, या फिर बिल फॉर कलेक्शन। ये सब क्या है? ये सारी वैल्यूज जो होती हैं ये कंटिजेंट लायबिलिटी हैं, जो लायबिलिटी बन भी सकती हैं और लायबिलिटी नहीं भी बन सकती हैं। तो ये रहे वो 12 शेड्यूल जो कि बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। अगर इमेजिनरी डाटा से आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो जितनी वैल्यूज मैंने बताई हैं, हर एक शेड्यूल से 1-2 वैल्यूज उठाइए, उनका एनालिसिस यहाँ पर पहले नोट आउट कर दीजिए, उन्हीं वैल्यूज को उठा के यहाँ रख दीजिए, टोटल कर दीजिए, आपकी बैलेंस शीट फटाफट पूरे नंबर देने वाली सही सही बन करके तैयार हो जाएगी। और ये ऊपर वाली वैल्यूज को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जब भी आप कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंकिंग कंपनी की बैलेंस शीट से रिलेटेड कर रहे हो तब। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करने के साथ ही साथ आप शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो कारपोरेट अकाउंटिंग को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।